जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो राष्ट्रवादी हिंदुत्व, क्योंकि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नरेंद्र मोदी की प्रथम पहचान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र के अंदर वो भी भारत माता की जय बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, हिंदुत्व के मामले में वो कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि वो कई बार दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर वापस से जो है वो अल्पसंख्यक, ओबीसी, अलग प्रकार की जो है राग अलापना शुरू कर देते हैं। या फिर कहें कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, इस प्रकार की बातें कह के और पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हिंदुओं से। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा वो अपनी तरफ नहीं खींच पाते, इसलिए उनका जो नैरेटिव हो गया वो हो गया हिंदुओं के विरोधी। और मोदी का हो गया कट्टर हिंदुत्व वाला, राष्ट्रवादी। इसलिए बड़ा अंतर तो शुरुआती स्तर पर ही हो गया। दूसरा जो बड़ा अंतर दिखाई दिया वो विजन का अंतर हो गया। विजन अनुभव से आता है, और जब मोदी के विजन की बात करें तो उन्होंने गुजरात मॉडल एक डेवलप किया, एक विकास किया गुजरात का, और उसका मॉडल लेकर के फिर वो पूरे हिंदुस्तान में आए कि भैया मैंने ये तैयार किया है और इस आधार पर जो है पूरे भारत में मैं काम करूंगा। लेकिन राहुल गांधी का जो सिस्टम रहा, जो नैरेटिव डेवलप हुआ, वो वहां से डेवलप होता है जब मनमोहन सिंह जी के हाथ से अध्यादेश लेकर के फाड़ते हैं, और वहां से इस प्रकार के एक एरोगेंस दिखाई देता है कि ये आदमी अहंकारी है। और उसके साथ साथ जब दूसरे स्तर पर देखते हैं तो फिर उनके भाषण, और फिर उन भाषणों से उनका नामकरण पप्पू आदि, ठीक भाषण के रूप में अगर देखें तो आलू से सोना बनाना, हालांकि एक अलग प्रकार की बात कह रहे होंगे, लेकिन लोगों ने उसमें से गलत चीज को चुन करके, जो कि बीजेपी की एक तरह से स्टाइल बोल सकते हैं, और निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल सामने वाले दल को कमजोर करने के लिए, सामने वाले नेताओं को कमजोर करने के लिए स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और वो स्ट्रेटेजी अपनाना गलत हो ऐसा नहीं है। स्ट्रेटेजी जो कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो अपने नेता को अपर दिखाना और सामने वाले नेता को कमजोर दिखाना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। और इस स्ट्रेटेजी के थ्रू ही राहुल गांधी को पप्पू दिखाने की कोशिश की गई, और इधर जो है मोदी को 56 इंच का सीना लेकर के उसके आधार पर एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया गया। अब इस प्रेजेंटेशन में बीजेपी आगे बढ़ गई और कांग्रेस पिछड़ गई, तो शुरुआती स्तर पर ही ये कमजोरी रह गई, और इसी प्रकार का नैरेटिव शुरू में ही डेवलप हो गया, तो एक बड़ी बात होती है। इधर अगर हम नरेंद्र मोदी की बात देखें तो वो जहां कहीं विश्व में जाते हैं तो भारत की बात करते हैं, भारत को बहुत बढ़िया व्यू में दिखाने की कोशिश करते हैं, और राहुल गांधी जब जाते हैं तो भारत की समस्याओं को लेकर बैठ जाते हैं, जिससे कि जनता में किस प्रकार का नैरेटिव सेट हुआ कि ये व्यक्ति जो है हमारे देश को बदनाम करता है, और मोदी के बारे में ये हो गया कि हमारे देश की प्रशंसा करता है और एक अच्छी छवि बनाता है। तो नैरेटिव का अंतर हो गया, और वो नैरेटिव का अंतर ही दोनों को अप और डाउन कर देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रयास नहीं किया अपने नैरेटिव को बदलने का। नैरेटिव को बदलने का एक अच्छा प्रयास किया गया, और वो किया गया भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और एक अच्छा प्रयास था। और उस प्रयास के बाद कुछ नैरेटिव बदला, लोगों ने राहुल गांधी को जो है वो अलग व्यू में देखना शुरू किया, और ये माना कि अब इनमें बहुत अधिक सुधार हुआ है, अब इनको पप्पू नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की बात चली। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम यह आती है कि लगातार पॉलिटिशियन के रूप में काम न करके और पार्ट टाइम जॉब के रूप में पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस प्रकार से ये फिर उस क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाता है तो दोनों लीडर्स की नैरेटिवनेस के अंदर मोदी जो है डेफिनेटली अप पर चले जाते हैं, और इसलिए मोदी का आज भी क्रेज कम नहीं हो पा रहा, और लगातार प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए भी एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, वो भी इतनी डेवलप नहीं हो पाती। जहां अगर आज मैं जब बोल रहा हूं उस समय डॉलर 90 के पार गया, और उसी डॉलर के बारे में कभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है, इतना ऊंचा कैसे आएगा डॉलर, ये सब बातें कही थी। लेकिन फिर भी अपनी छवि को वापस से उसी प्रकार बनाए रखना, ये नरेंद्र मोदी की करामात है, ये उनकी क्वालिटी है, जो मेहनत है उसके दम पर वो रखते हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है जमीनी संगठन। बीजेपी की एक सबसे बड़ी खास बात यह है, या उसका एक ये कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है, कि उसके पास उसका पितृ संगठन आरएसएस बड़ी मजबूती के साथ आज की तारीख में भारत में है। और सबसे बड़ी बात कि आज नहीं, ये तो काफी 1925 के अंदर जब संघ की स्थापना हुई थी तब से लेकर के अब तक डे बाय डे इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इनकी जो विजन है वो बड़ा मजबूत है, इनकी जो कार्यशैली है वो स्पष्ट रूप से मजबूत है। अगर आप कभी संघ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो उनकी शाखाएं लगती हैं, और शाखाएं जब लगती है तो सुबह और शाम लगा करती है,
अमूमन सुबह शाम तो लगती है, हालांकि वो रात्रिकालीन शाखाएं भी कई जगह लगाया करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनका रहता है सिस्टम, लेकिन सुबह शाम तो कन्फर्म लग जाती है बहुत सी जगह। अब उन शाखाओं में सुबह और शाम अगर देखें तो एक एक शाखा में 50 से लेकर के 100-200 तक लोग जाते हैं। एक बस्ती में, बस्ती बनाते हैं वो, जैसे एक नगर है, उस नगर में एक बस्ती, और उस बस्ती के अंदर 50 से लेकर के 200 लोगों का डेली जाना आना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उन 150-200 लोगों के साथ तो कनेक्ट होते हैं, और उन 150-200 परिवारों से लगातार कनेक्ट रहते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पूरे देश के अंदर अगर देखी जाए तो लाखों शाखाएं इस प्रकार की चलती हैं। अब वहाँ पर फिर करोड़ों जो है लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो और वो जो लोग जुड़ते हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, उनको लाभ होता है, स्पोर्ट्स वो वहाँ पर करते हैं, बौद्धिक रूप से बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं, तो उनको जो जुड़ाव होता है वो स्वाभाविक रूप से बड़ा ही मजबूत होता है। वो किसी निहित स्वार्थ के लिए जुड़ाव नहीं होता। किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो वो देखता है कि भाई मैं किसी राजनीतिक लाभ को प्राप्त कर लूँ, लेकिन वहाँ उस संगठन से जुड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं जुड़ता, बल्कि सामाजिक पहचान, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ, मानसिक लाभ, अन्य विभिन्न प्रकार के जो लाभ होते हैं, यानी इस प्रकार के लाभ जिनमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ, एक सामान्य जीवन के रूप में जीना और एक पॉजिटिव लाइफ के रूप में जाना, इस प्रकार का जो सिस्टम है वहाँ दिखाई देता है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि लोग इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनके जो अभियान चलते हैं वो पॉजिटिव चलते हैं, समाज सेवा के अंदर वो जुड़े रहते हैं। अभी इस समय उनका पंच परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो स्वयं के बारे में, यानी पूरे देश के अंदर जो है वो अपनी चीज़ें अपनानी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव वे, हर चीज़ जो उनके पंच परिवर्तन है पूरे के पूरे वो सारे के सारे पॉजिटिव वे में हैं। अब जब कोई चीज़ पॉजिटिव वे में जाएगा तो कोई भी विरोधी हो वो आपके साथ ही खड़ा होगा, वो आपके विरोध में जाकर ही खड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो यही आती है कि आरएसएस का बहुत बड़ा कैडर बीजेपी के साथ में लगा हुआ रहता है। दूसरा जो प्लस पॉइंट इनके पास है वो है कि इनकी बूथ लेवल कमेटियाँ होती हैं, मतलब बूथ के ऊपर भी जो बीजेपी अपने स्तर पर, ये तो आरएसएस की बात होगी, लेकिन अगर बीजेपी के अपने स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी अपने स्तर पर भी बूथ लेवल कमेटियों का निर्माण करती है। उसके साथ साथ पन्ना प्रमुख नाम की एक पोस्ट और होती है इनकी, एक पन्ना है और उस पन्ने में 20 लोग हैं, तो उन 20 लोगों का एक मुखिया है, उसे पन्ना प्रमुख कहते हैं। तो ये इनकी एक दूसरी स्ट्रेटेजी, यानी कि इनका जो संगठनात्मक ढांचा जो है वो बिल्कुल जमीनी है, लोकल लेवल पर इनका संगठन बना हुआ है। अब वहां पर उस पन्ना प्रमुख को कह दिया कि भैया इन लोगों की चिंता तू करेगा, इनके वोट तू गिरवाएगा, तो उनकी जो डिमांड होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए वही काम करता है और वो उनके वोट डलवा देता है। तो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट होता है, ये बड़ी बात इसके अंदर है। अब इसके अलावा इसको प्रचारित करने के लिए, उनको माइंडली कंट्रोल करके बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार करने के लिए जो है आईटी के लिए जो विभिन्न प्रकार की सेल, जैसे आईटी सेल अपन बोल सकते हैं, वो उन्होंने पूरी मजबूती से बना रखी है। डिजिटली पूरे कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो इतनी जो मेहनत करते हैं वो जमीनी संगठनात्मक स्तर पर इनके द्वारा की जाती है।